जय हिंद बच्चों। आज मैं आपके लिए बायोमोलिक्यूल का लेक्चर लेकर के आया हूँ। 3 चैप्टर पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। बच्चों ये 3 चैप्टर 12th एग्ज़ाम के लिए, चाहे कंपटीशन हो या एग्ज़ाम हो, ये तीनों के लिए आपके ये जो चैप्टर हैं ये काफ़ी मार्क्स स्कोरिंग होते हैं, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आपको आते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बायोमोलिक्यूल। ये आपका लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम लोग बायोमोलिक्यूल के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात क्या है कि बायोमोलिक्यूल में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में? कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने डेफिनेशन पहले से थोड़ा लिख दिया है, एक लाइन का मैंने डेफिनेशन पहले से लिख दिया है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो अभी घबराने का बात नहीं है, एक एक कंसेप्ट मैं आपका क्लियर करने जा रहा हूँ, एक एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा। बस एक बार हाँ, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो सही तरीके से देखनी है, तब जा करके आपका पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, 2 फंक्शनल ग्रुप होता है। पहले ये समझना है कि एक एल्डिहाइड है हमारे पास CHO, यानी इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, और C डबल बॉन्ड O, इसको बोला जाता है कीटोन। ये 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक एल्डिहाइड है और एक क्या है? कीटोन है। ये 2 फंक्शनल ग्रुप है। समझना क्या है, मान लीजिए ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। हाइड्रोक्सी बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोक्सी बोला जाता है OH को। किसको बोला जाता है? OH को। तो OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी। पॉली का मतलब हो गया 2 या 2 से ज़्यादा, यानी 2 या 2 से ज़्यादा अगर OH रहेगा, यानी ऐसा वाला OH अगर किसी मॉलिक्यूल में है लेकिन उसका संख्या अगर 2 या 2 से ज़्यादा रहेगा तो उसे हम एक वर्ड में बोलेंगे जिसे हम पॉलीहाइड्रोक्सी बोलते हैं। क्या बोला जाता है बच्चों? पॉलीहाइड्रोक्सी। तो पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब समझ में आया कि 2 या 2 से ज़्यादा OH रहेगा, उसे हम पॉलीहाइड्रोक्सी बोलेंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, यानी 2 या 2 से ज़्यादा OH रहेगा। इस हाइड्रोक्सी के साथ एल्डिहाइड भी हो सकता है, इस हाइड्रोक्सी के साथ बच्चों कीटोन भी हो सकता है। अगर पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ एल्डिहाइड रहे, चाहे पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ कीटोन रहे, एक बात समझना ऐसा है कि कार्बोहाइड्रेट का 2 ही फंक्शनल ग्रुप होता है, एक आपका एल्डिहाइड है और दूसरा बच्चों कीटोन है। यानी कार्बोहाइड्रेट में 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कौन कौन? एक एल्डिहाइड और एक कौन होता है? कीटोन होता है। तो एल्डिहाइड अगर OH के साथ है, कीटोन अगर OH के साथ है, तो वही पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलो चाहे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोलो, इसी को बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या बोला जाता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। आई होप कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन आप समझ गए हैं कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहा जाता है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ से। कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन आप समझ चुके हैं, आपको ये भी समझ में आ गया कि हाँ इसमें 2 तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कौन कौन होते हैं बच्चों? एक एल्डिहाइड और एक क्या होता है? कीटोन होता है। चलिए अब यहाँ से आगे मैं बात करता हूँ। अभी आप यहाँ हेडिंग लगाइएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट को कैसे क्लासीफाई किया गया है, कैसे बांटा गया है, यानी कैसे हम लोग इसको डिवाइड किया है। बच्चों सबसे पहला बात, कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 टाइप में बांटा गया है। कितने टाइप में? 3 टाइप में। 3 में सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोसैकराइड। क्या बोला जाता है बच्चों? मोनोसैकराइड। पहला वाला क्या कहलाता है? मोनोसैकराइड। दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसैकराइड। क्या बोला जाता है? ओलिगोसैकराइड। और तीसरा जो है उसका नाम है बच्चों पॉलीसैकराइड। क्या नाम है? पॉलीसैकराइड। ठीक है, सबसे पहले तो नाम आप समझ ही गए होंगे कि कार्बोहाइड्रेट को 3 टाइप में बांटा गया है। सबसे पहला कहलाता है मोनोसैकराइड, दूसरा कहलाता है ओलिगोसैकराइड और तीसरा कहलाता है पॉलीसैकराइड। अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ कि मोनोसैकराइड क्या है, ओलिगो क्या है और पॉली क्या है। ज़रा समझिएगा, ध्यान से पहले बात को समझिएगा। मान लीजिए एक वर्ड यहाँ पर यूज़ होने वाला है बच्चों जिसको हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रोलाइसिस। घबराना नहीं है कि हाइड्रोलाइसिस ऐसा कोई भारी चीज़ है, नॉर्मल सा बात है, मैं आपको समझा रहा हूँ। हाइड्रोलाइसिस आपने कई रिएक्शन में भी किया है, जैसे मान लीजिए H3O+ से अगर रिएक्शन होता है, किससे? H3O+ से, या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को H3O+ में अगर डाल दिया गया तो इसे हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे। हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे आपको समझ आना है। तो मान लीजिए कोई कार्बोहाइड्रेट है, कोई कंपाउंड है, उसका हमको हाइड्रोलाइसिस करवाना है। हाइड्रोलाइसिस समझ में आ रहा है कि H3O+ में हमें डालना है।
तो मोनोसैकेराइड का डेफिनेशन क्या है कि वैसा कार्बोहाइड्रेट यानी सच कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा डेफिनेशन है, थोड़ा समझना है क्योंकि ये डेफिनेशन आ भी सकता है, आपको याद भी रखना है, नॉर्मल है, मैं आसानी से आपको डील कर रहा हूँ। सच कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स का मतलब देता है, सच कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी, यानी जो कि हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज कहने का मतलब है जिसको H3O+ में अगर डाला जाए या H3O+ से अगर रिएक्शन कराया जाए तो ये फिर टूटने वाले नहीं हैं, यानी बटने वाले नहीं हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को बच्चों मोनोसैकेराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड समझ में आ गया होगा, कैसा कार्बोहाइड्रेट है जो कि हाइड्रोलाइज नहीं होगा। बस एक वर्ड में याद रखना है कि जो कि हाइड्रोलाइज नहीं होगा। तो जो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइज नहीं होता है, जिसे H3O+O में डालने के बाद नहीं बढ़ता है, उसको बोलते हैं बच्चों मोनोसैकेराइड। क्या बोला जाता है? मोनोसैकेराइड। चलिए अब बच्चे सवाल करेंगे सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मैं बता रहा हूँ, घबराना नहीं है, एक एक बात अभी समझते चलना है, बहुत सारा कंसेप्ट अभी सिखाने वाला हूँ। तो मोनोसैकेराइड का डेफिनेशन तो समझ में आ ही गया होगा कि वैसा कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, यानी जिसे हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं, वो किस में जा रहा है बच्चों? मोनोसैकेराइड में। अब इसमें एग्जाम्पल आपको एकदम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ग्लूकोज है और दूसरा फ्रुक्टोज है। सब पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके, अभी तो जस्ट एग्जाम्पल रखा है। एक ग्लूकोज और एक क्या है? फ्रुक्टोज। क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि अगर ग्लूकोज का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ग्लूकोज अब टूटने वाला नहीं है, यानी ग्लूकोज एक लास्ट यूनिट है, फ्रुक्टोज एक लास्ट यूनिट का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कलम एक यूनिट है, तो इसके बाद अब ये नहीं बढ़ सकता है, इसके बाद अब ये नहीं टूट सकता है, तो सिंगल यूनिट है, माने ग्लूकोज से छोटा भी यूनिट नहीं आएगा, फ्रुक्टोज से छोटा भी यूनिट नहीं आएगा, अब ये टूट नहीं सकता है, इसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। क्या बोला जाता है? मोनोसैकेराइड। ठीक, अभी मतलब आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, पहले पूरा क्लासिफिकेशन होने दो, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेते जाना है, आराम से उसको अपना कॉपी में नोट कर लेना है। एक बार नोट करने के बाद आपको बातें याद रहेगी, एग्जाम में आसानी से इसे आप क्लियर कर लोगे। चलो अब बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड का। किसका? ओलिगोसैकेराइड का। ठीक है बच्चों, ओलिगोसैकेराइड का मतलब वैसा कार्बोहाइड्रेट यानी सच कार्बोहाइड्रेट, और मतलब याद रहे बच्चों डेफिनेशन से मजाक नहीं करने का, डेफिनेशंस ऑलवेज करेक्ट होता है, हमेशा सही होता है, परिभाषाएं हमेशा सही होती है, इसलिए इसे पहले सही से करने की कोशिश करोगे। तो सच कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स यानी देता है 2 से 10 यूनिट, यानी 2 से 10 यूनिट में ये टूटता है यानी बढ़ता है। कितना यूनिट में? 2 से 10 यूनिट में बढ़ता है। 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड। तो किस में बटेगा भैया? तो मोनोसैकेराइड में बटेगा। कब बटेगा? तो ऑन हाइड्रोलाइसिस, यानी जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तब बटेगा। हाइड्रोलाइसिस समझ में आ रहा है, H3O+ में हमको डालना है या रिएक्शन कराना है। तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जो 2 से 10 यूनिट में टूट जाए, 2 से 10 यूनिट में बंट जाए, और 2 से 10 यूनिट होगा किसका? तो वो जो 2 से 10 यूनिट होगा वो किसका होगा बच्चों? मोनोसैकेराइड का। अभी मोनोसैकेराइड में एग्जाम्पल याद रखना है कि 2 होता था। कौन कौन? एक ग्लूकोज और एक कौन होता था? फ्रुक्टोज होता था दोनों। तो अपना ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है मोनोसैकेराइड है। तो मान लीजिए कोई कार्बोहाइड्रेट है, उसको H3O+ में डाल दिया, डालने के बाद वो टूट गया, टूटने के बाद 2 से 10 यूनिट हमको मिला है, या तो 2 मिलेगा या 2 से 10 तक मिलेगा, लेकिन 2 से 10 यूनिट किसका मिल रहा है? मोनोसैकेराइड का मिल रहा है। याद रहे किसका मिल रहा है? मोनोसैकेराइड का। तो जो 2 से 10 यूनिट मोनोसैकेराइड का देगा, उसी कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड। क्या बोला जाता है बच्चों? ओलिगोसैकेराइड। अब जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिया बच्चों, मान लो यहाँ पे सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज है, अभी जस्ट समझाने के लिए है। मान लो इसको H3O+ में डाला, यानी ये हाइड्रोलाइसिस है। तो सुक्रोज जो है ये टूट जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज प्लस किस में? फ्रुक्टोज में, यानी 2 यूनिट में टूटा है। 1 यूनिट ग्लूकोज है और 1 यूनिट फ्रुक्टोज है, इससे छोटा यूनिट हो ही नहीं सकता है, यानी 2 यूनिट में ही टूटा है। अब जब 2 यूनिट में टूटा है तो ये किस में चला गया? 2 से 10 वाला कहाँ जाएगा? ज़रा बताओ मेरे को, कहाँ जाएगा बताओ? ओलिगोसैकेराइड में जाएगा। अगर ओलिगोसैकेराइड में गया और 2 ही यूनिट में टूट रहा है तो ऐसे ओलिगोसैकेराइड को बोलते हैं डाइसैकेराइड। क्या बोला जाता है बच्चों? डाइसैकेराइड। ऑब्जेक्टिव, सुक्रोज कैसा है? डाइसैकेराइड। सुक्रोज ओलिगोसैकेराइड भी है, सुक्रोज डाइसैकेराइड भी है। 2 यूनिट दिया तो क्या हो गया? डाइसैकेराइड।
अगर 3 देता तो ट्राइसैकेराइड बोल देते, 4 देता तो टेट्रासैकेराइड बोल देते। समझ गए? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, अब बात किस पे होगा? पॉलीसैकेराइड पर। बात समझ में आ ही गया होगा। जो नहीं टूट रहा था, जो एकदम नहीं टूट रहा था, यानी सिंगल यूनिट था, उसको क्या बोला गया? मोनोसैकेराइड। और जो टूट गया, कहाँ से कहाँ, 2 से 10 तक टूट गया, उसको क्या बोला गया था? ओलिगोसैकेराइड। अब बताओ कि यहाँ कहाँ से कहाँ तक दिया था? 2 से 10 यूनिट दिया था। किसका दिया था? मोनोसैकेराइड का। अरे तो 10 के ऊपर जो मिलेगा, यानी मोर देन 10 यूनिट मिलेगा। अब किसका मिलेगा? तो याद रहे कि मिलेगा हमको कौन? मोनोसैकेराइड। माने टूट करके लास्ट में मिलने वाला है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के नीचे नहीं जा सकते हो, लास्ट यूनिट जो है वो कौन है? मोनोसैकेराइड। तो लेकिन यहाँ जो मिलेगा वो कितना से ज़्यादा मिलेगा? 10 से ज़्यादा। तो 10 से ज़्यादा जो यूनिट मिलेंगे यहाँ पे, किसके मिलेंगे? मोनोसैकेराइड के। मोनोसैकेराइड के नीचे हम लोग जा नहीं सकते हैं, होता ही नहीं है, तो जाएंगे कहाँ से? आगे आओ। तो सच कार्बोहाइड्रेट, यानी वैसा कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स, यानी देता है, विच गिव्स मोर देन, मान लो बच्चों मोर देन यानी 10 यूनिट, 10 से ज़्यादा यूनिट दे रहा है। लेकिन ये किसका देगा? ज़रा याद रखना है, किसका देगा बच्चों? याद रखना है, मोनोसैकेराइड का। किसका देगा? मोनोसैकेराइड का। ऐसे कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। क्या बोला जाता है? पॉलीसैकेराइड। सबसे पहला काम है कि डेफिनेशन याद रखना है। कोई पूछेगा मोनोसैकेराइड क्या है, बोलना है विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, जिसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता है। कोई पूछा कि भैया ओलिगोसैकेराइड क्या है, कहना है कि 2 से 10 यूनिट किसका देगा? मोनोसैकेराइड का। कब देगा? तो कहना है हाइड्रोलाइसिस करने पे। कोई पूछा कि पॉलीसैकेराइड क्या है, कहना है कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जो 10 से ज़्यादा यूनिट देगा, किसका? मोनोसैकेराइड का, उसी को क्या बोलेंगे? पॉलीसैकेराइड बोला जाएगा। अब यहाँ एग्जाम्पल मान लो ले लिया जाए, जैसे मान लो यहाँ पे स्टार्च है। स्टार्च क्या एग्जाम्पल है? स्टार्च। ज़रूरी चीज़ याद रखना है कि स्टार्च और सेलुलोज जो है वो किसके अंदर आता है? पॉलीसैकेराइड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, स्टार्च और सेलुलोज किस में आता है बच्चों? पॉलीसैकेराइड में। तो स्टार्च का जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये चेंज करेगा एन ग्लूकोज में। किस में चेंज करेगा बच्चों? एन ग्लूकोज में। एन का मतलब यहाँ नंबर है। जब मोर देन 10 हो जाता है तो हम लोग उसको किससे लिखते हैं? एन से। याद रहे, एन से। एन का मतलब 100 भी हो सकता है, एन का मतलब 1000 भी हो सकता है, एन का मतलब 2000 भी हो सकता है। बहुत सारा मॉलिक्यूल हो सकता है जो किस में यूज़ हो सकता है? एन में। चलिए आगे चलते हैं। स्टार्च हो गया, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस कराया, एन ग्लूकोज में चेंज कर गया। अब यहाँ पे अगला जो है उसको बोलते हैं सेलुलोज। सब पढ़ेंगे हम लोग आगे, आ रहा है सारा, अभी तो एग्जाम्पल लिखा है। तो सेलुलोज का जब हाइड्रोलाइसिस कराया गया, यानी H3O+ में डाला गया, तो ये भी चेंज करता है बच्चों एन ग्लूकोज में। किस में चेंज करता है? एन ग्लूकोज में। तो ऑब्जेक्टिव का बात याद रखना है। कोई पूछेगा कि स्टार्च किससे बना हुआ है, तो पहले तो जवाब देना है कि एन ग्लूकोज से बना हुआ है। कोई पूछा कि सेलुलोज किससे बना है, भैया ये भी ग्लूकोज से बना हुआ है। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट अगर आ रहे हैं, जैसे यहाँ तो 10 से ऊपर यूनिट रहेंगे, एक ही यूनिट अगर बार बार रिपीट हो के कोई अगर सिंगल स्ट्रक्चर बना रहा है, कोई अगर बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसको बोलते हैं पॉलीमर। क्या बोला जाता है बच्चों? पॉलीमर। अभी ज़रा ध्यान दोगे, कोई पूछा कि स्टार्च किसका पॉलीमर है, जवाब देना है उसे कि स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर है। ये ऑब्जेक्टिव हो गया। तो स्टार्च जो है एक तरह से पॉलीमर भी है। किसका? तो भैया ग्लूकोज का। सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज पॉलीमर भी है। किसका? तो ग्लूकोज का। तो आई होप बच्चों आप ये तीनों क्लासिफिकेशन समझ चुके होगे, तीनों बंटवारा समझ गए हो कि कार्बोहाइड्रेट को 3 टाइप में बांटा गया है। एक मोनोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है, और क्या है? पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और उसके बाद नोट भी करते चलना है। उसके बाद अभी मैं आगे चलता हूँ। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो ये आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। बंटवारा जो है ये कंप्लीट हो गया है कि कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं। एक बार अगर खाली सुन लोगे, एक बार अगर इसको नोट कर लिया बढ़िया से, तो सारा का सारा बात जो है बड़ा आसानी से मैं सिखा दूंगा, सारा कंसेप्ट मैं दे दूंगा। ठीक है, अब चलिए, अब एक और ऑब्जेक्टिव वाला बात या कंसेप्ट वाली चीज़ है जो आगे यूज़ होने वाला है। तो ज़रा हेडिंग लगाइएगा बच्चों। एक है हेडिंग दीजिएगा, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। चलिए इसको ज़रा हेडिंग दीजिएगा, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब सुनिए,
जब हम लोग पीओसी चल रहे थे, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब चल रहे थे, तो यहाँ हम लोग कुछ टेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे जो कि एल्डिहाइड और कीटोन का स्पेशल टेस्ट होता था। जैसे में याद होगा कि एक टॉलेंस टेस्ट होता था, याद करो, या टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट होता जिसको टीआर बोलते थे, फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जिसे एफएस बोला जाता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट जिसे बीएस बोला। जनरली क्या है ये, कुछ नहीं है, मैंने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना बढ़िया से पढ़ाया गया है क्लासरूम में बच्चों को कि इनका एक बार आपको रिवीजन करना ही है, इसको पढ़ करके जाना ही है आपको एग्ज़ाम के लिए। तो याद रखना है क्या कि 3 तरह का ये टेस्ट है। स्पेशल टेस्ट है ये एल्डिहाइड और किसके लिए भैया, कीटोन के लिए, ये दोनों के लिए मेन टेस्ट हो गया ये वाला। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे। अभी कॉन्सेप्ट क्या है, वैसा कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस, फेहलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट को पास करेंगे। पास करने का मतलब टेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस टेस्ट, फेहलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट देता है, उस कार्बोहाइड्रेट को बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोला जाएगा बच्चों, रिड्यूसिंग शुगर। सिंपल है, लिखना बड़ा आसान है, अभी आपको मैं समझा दिया हूँ कि करना क्या है कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जो पॉजिटिव टेस्ट देंगे, किन के लिए, तो टॉलेंस है, फेहलिंग्स है और क्या है, बेनेडिक्ट, इनके सामने अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव रहा, माने टेस्ट अगर पास कर गए तो रिड्यूसिंग में है, और टेस्ट अगर पास नहीं करेंगे तो किस में है, नॉन रिड्यूसिंग में। आइए ज़रा इसे लिख लेते हैं। तो वैसा कार्बोहाइड्रेट यानी सच कार्बोहाइड्रेट, बार बार डेफिनेशन मैं इसी तरीके से लिख रहा हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो। सच कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स का मतलब देता है, यानी पॉजिटिव का मतलब टेस्ट पास करेगा। पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट या बेनेडिक्ट टेस्ट या फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट इज कॉल्ड, यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट को बोलेंगे रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोला जाएगा बच्चों, रिड्यूसिंग शुगर। चलिए, और दूसरा क्या है, नॉन रिड्यूसिंग। तो आप तो समझ ही गए हैं कि एक का टेस्ट अगर पॉजिटिव है और एक का टेस्ट अगर निगेटिव है तो कैसा हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग में हो जाएगा। तो अब यहाँ से हेडिंग देते हैं कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर का मतलब हो गया कि विच गिव्स निगेटिव टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेहलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो इस कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, टेस्ट निगेटिव रहेगा। अभी मेन चीज़ आपको क्या याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज़रूरी चीज़ क्या याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए, कि जो मोनोसैकेराइड होते हैं बच्चों, मोनोसैकेराइड एकदम याद आ जाए कि मोनोसैकेराइड कौन कौन होता है, कौन, एक ग्लूकोज और एक कौन होता है, फ्रुक्टोज। तो ये दोनों का दोनों कैसा है, मोनोसैकेराइड है। एकदम याद आ जाए कि मोनोसैकेराइड जो होता है वो रिड्यूसिंग शुगर है। कैसा शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर। तो मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। यानी एग्जाम्पल कोई पूछेगा कि ज़रा रिड्यूसिंग शुगर का एग्जाम्पल बताओ, तो आपने जवाब दे देना है कि मोनोसैकेराइड जो होता है वो कैसा चीनी होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन है, वेरी सिंपल, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ज़रा बोलो कौन कौन है। तो एक ग्लूकोज है और एक कौन है, फ्रुक्टोज है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ये दोनों का दोनों किस में चला गया, मोनोसैकेराइड में। अब मोनोसैकेराइड कैसा चीनी होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो ये 2 डेफिनेशन समझ में आ गया, एक रिड्यूसिंग का और एक किसका, नॉन रिड्यूसिंग का। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखते चलना है आराम से, इसको नोट करते जाना है। आज का लेक्चर पढ़ करके उसे नोट कर लेना है। मैं सारा लेक्चर आपके लिए ला रहा हूँ, सारा का सारा लेक्चर ला रहा हूँ धीरे धीरे करके। चलिए अब आइए, अब मेन टॉपिक पे हम लोग अब पहुँचते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट जगह पे। अब जो यहाँ से कहानी शुरू होगा बच्चों, तो वो सबसे पहली जो कहानी शुरू होने वाली है वो कहानी शुरू होगी ग्लूकोज के लिए। किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। आइए पहले हेडिंग लगाते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। आइए पहले हेडिंग दीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। सबसे पहले अभी हम लोग ग्लूकोज पढ़ेंगे। ग्लूकोज के बाद बात होगा फ्रुक्टोज का। फ्रुक्टोज के बाद हम लोग सुक्रोज पे जाएंगे, माल्टोज पे जाएंगे, गैलेक्टोज पे जाएंगे। सारा चीज़ पे एक एक बात हम लोग करेंगे। सबसे पहले किस पे बात हो रहा है, ग्लूकोज पे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। सबसे पहले तो डी का मतलब समझ लिए क्या है। तो आइसोमेरिज्म जब हम लोग चल रहे थे, आइसोमेरिज्म
पे जब बात हो रहा था तो ज़रा याद करो, जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ रहे थे तो दो तरह का चीज़ आया था, एक डेक्स्ट्रो आया था और एक लेवो आया था, याद है? एक डेक्स्ट्रो और एक क्या है, एक लेवो है। नहीं तो कॉपी खोल करके जा करके चेक करो कि एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता था और एक क्या होता था, लेवो रोटेटरी। याद है एनेंशियोमर में हम लोग पढ़ा था बच्चों, एनेंशियोमर में ये चीज़ आया था। अच्छा, उससे पहले भी सारा चीज़ समझाया गया है, कौन लाइट को मोड़ेगा नहीं मोड़ेगा, सेम कॉन्सेप्ट है, अभी थोड़ा दिमाग में रखना है। तो डेक्स्ट्रो को लिखते हैं डी से और लेवो को किस से, एल से। डेक्स्ट्रो को प्लस से और लेवो को किस से, माइनस से। याद रहे, बड़ा डी और बड़ा एल एक अलग मतलब है, और छोटा डी और छोटा एल जो है ये डेक्स्ट्रो और लेवो के लिए यूज़ होता है बच्चों। यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइज लाइट को, पीपीएल को क्लॉकवाइज अगर मोड़ रहा है तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। क्या कहा जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर एंटी क्लॉकवाइज मोड़ेगा तो उसे कहेंगे लेवो रोटेटरी। और वही डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए डी यूज़ होता है और लेवो के लिए एल यूज़ होता है। लेकिन गलती नहीं करना है, ये बड़ा डी और बड़ा एल का मतलब डेक्स्ट्रो और लेवो नहीं है। डेक्स्ट्रो और लेवो एकदम याद रखना है, ये मैं अभी बता रहा हूँ इसका क्या मतलब होगा। छोटा डी और छोटा एल जो है वो डेक्स्ट्रो और लेवो के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि बड़ा डी का मतलब डेक्स्ट्रो तो नहीं है, लेवो तो नहीं है, पहले तो ये तो बात समझ में आ गया। चलिए एक अलग बात है कि बड़ा डी और बड़ा एल क्या है, तो ये कन्फिग्रेशन होता है। कन्फिग्रेशन बोले तो अरेंजमेंट है, कन्फिग्रेशन माने क्या है, अरेंजमेंट है। तो ये जो अरेंजमेंट है, अभी जब स्ट्रक्चर खींचेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि डी और एल का मतलब क्या है, ठीक है, जान जाओगे। अब दूसरा बात याद रखना है, नेचर में जो ग्लूकोज पाया जाता है, नेचर का जो ग्लूकोज पाया जाता है वो नेचर का ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। कैसा है भैया, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब पीपीएल को कहाँ मोड़ेगा, क्लॉकवाइज में मोड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज़ हम याद रहे पहले कि नेचर वाला ग्लूकोज कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कोई बच्चा पूछे कि सर ये डी का मतलब डेक्स्ट्रो है, नहीं नहीं, डेक्स्ट्रो का मतलब छोटा डी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, प्लस। तो प्लस साइन से यहाँ दिखा दिया। दिमाग में ही रखना है कि नेचर ने जो हमें ग्लूकोज दिया है वो ग्लूकोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। माने उसका काम ही है कि प्लेन पोलराइज लाइट को, पीपीएल को कहाँ मोड़ देगा, क्लॉकवाइज मोड़ देगा। चलिए ठीक है, क्लॉकवाइज मोड़ देगा। तो याद रहे, नेचर का ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी और नेचर का फ्रुक्टोज लेवो रोटेटरी। ग्लूकोज जहाँ दाएं मुड़ता है, फ्रुक्टोज वहीं कहाँ मुड़ता है, बाएं। यानी ग्लूकोज अगर डेक्स्ट्रो है तो फ्रुक्टोज कैसा है, लेवो है। याद रही चीज़। अब आगे का बात मैं समझा रहा हूँ, देखते जाओ खाली क्या है। चलिए अब बात है कि ग्लूकोज फ्रुक्टोज है क्या, तो अभी अभी आपको याद होना चाहिए ग्लूकोज फ्रुक्टोज है क्या। अब कुछ बच्चे जवाब देंगे कि सर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मोनोसैकराइड है। करेक्ट, बिल्कुल सही है कि हाँ मोनोसैकराइड है। तो दोनों के दोनों मोनोसैकराइड हैं। अब बच्चा से मैं पूछूं कि बच्चा मोनोसैकराइड क्या होता है, बच्चा कहेंगे सर कार्बोहाइड्रेट है। बिल्कुल करेक्ट है। तो मोनोसैकराइड क्या है बच्चों, क्या है बोलो, कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्या है ग्लूकोज फ्रुक्टोज, कार्बोहाइड्रेट ही तो है। अब कार्बोहाइड्रेट के कौन से टाइप में जा रहा है बताओ, तो मोनोसैकराइड में जा रहा है। अब कार्बोहाइड्रेट है तो इसके पास दो तरह का फंक्शनल ग्रुप होगा। ज़रा कॉन्सेप्ट खाली पकड़ना है कि क्या है। तो एक फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है और दूसरा बोलो क्या होता है, कीटोन होता है, ठीक है। फिर से ग्लूकोज फ्रुक्टोज क्या है, मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड क्या है सर, कार्बोहाइड्रेट है। अरे कार्बोहाइड्रेट है तो दो तरह का फंक्शनल ग्रुप तो रहेगा ही इसमें। कौन कौन, एल्डिहाइड और क्या है, कीटोन है। तो एल्डिहाइड हो गया CHO और कीटोन हो गया C डबल बॉन्ड O। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। एकदम याद रहे, ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड। अब फ्रुक्टोज का फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। फ्रुक्टोज का फंक्शनल ग्रुप क्या है बच्चों, कीटोन। कार्बोहाइड्रेट का ज़रा डेफिनेशन में जाओ, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यानी बहुत सारे OH के साथ अगर एल्डिहाइड रहेगा तो कैसा स्ट्रक्चर तैयार करेगा, ग्लूकोज का। अब पॉलीहाइड्रोक्सी अगर कीटोन है यानी बहुत सारे OH के साथ अगर कीटोन रहेगा तो क्या स्ट्रक्चर तैयार करेगा बोलो, फ्रुक्टोज का। करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं हम लोग। अभी ज़रा ध्यान देना है, ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप बोलो क्या है, एल्डिहाइड है। फ्रुक्टोज का बता क्या है बच्चा, कीटोन है, ठीक है। चलिए अभी फिक्स है। तो दो तो एकदम ज़रूरी चीज़ है, ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड,
फ्रुक्टोज का बोलो कीटोन है। ग्लूकोज डेक्स्ट्रो है कि लेवो है? डेक्स्ट्रो है। और फ्रुक्टोज कैसा है? लेवो। ई नेचुरल है बच्चों, ई नेचुरल। ये हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं। लाइट मोड़ेगा कि नहीं मोड़ेगा ये हम लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन लाइट किधर मोड़ेगा ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट बता सकता है। सिर्फ कौन बता सकता है? एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट को पोलारीमीटर एक्सपेरिमेंट कहते थे, जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्यूब में रख करके उससे पीपीएल पास किया था। अगर मुड़ जाता तो माने ऑप्टिकली एक्टिव होता, नहीं अगर पीपीएल को मोड़ता तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता। और लाइट वही मोड़ता है जो डिसिमेट्रिक होता है, यानी जिसमें सिमेट्री नहीं होना चाहिए। सब हम लोग विस्तार से पढ़े हैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आइए आगे बात करते हैं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज की, ठीक है। चलिए बात मुद्दे पे आते हैं। अभी क्या है बच्चों, ग्लूकोज का फॉर्मूला ज़रा बताना क्या है? C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप बोलो, एल्डिहाइड है। आप ज़रा दिमाग में बैठा लो, 6 ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो कार्बन से शुरू होते हैं। आधा से ज़्यादा लोग का तो कॉन्सेप्ट ही सही नहीं है, कॉन्सेप्ट का पकड़ ही नहीं है कि क्या करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप का पहले जो पकड़ था, जो नेमिंग कराया गया था कि 6 ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो किससे शुरू होते हैं? कार्बन से। जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, बोलो है कि नहीं है? जिसमें ईस्टर भी है। तो ऐसे ऐसे 6 फंक्शनल ग्रुप हैं जो किससे शुरू होते हैं? कार्बन से। अगर ये कार्बन का चेन है बच्चों, अगर ये कार्बन का चेन है तो याद रहे एल्डिहाइड और कीटोन हमेशा, हाँ याद रहे कि एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल यानी एंड पर ही रहेंगे। चाहे वो चेन के शुरुआत में रहें, चाहे वो चेन के एंड में रहें, लेकिन रहेंगे तो हमेशा टर्मिनल। टर्मिनल बोले तो एंड हो गया, चाहे शुरुआत वाला लो तब भी एंड कहलाएगा, लास्ट वाला लो तब भी एंड कहलाएगा। इधर बोलोगे तब भी एंड है, इधर बोलोगे तब भी एंड है। किसी एक तरफ से शुरू करोगे तो दूसरा एंड हो जाएगा। तो एल्डिहाइड का क्या कहानी है? अब कोई कहे कि सर एल्डिहाइड हम यहाँ लगाएंगे तो आपका मेन चेन ये वाला हो गया, ये वाला, ये वाला। और एल्डिहाइड देखो लास्ट में आ गया, अभी गिनती नहीं, प्रीफिक्स में चला गया, साइड चेन। तो एल्डिहाइड जो है वो हमेशा एंड पे, यहाँ एंड पे, यहाँ एंड पे। फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप कार्बन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि 6 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनका नंबरिंग भी कार्बन से शुरू होगा और पेरेंट चेन यानी पीसी भी कार्बन से शुरू होगा। तो अभी क्या है, ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पर रहेगा। एल्डिहाइड हमेशा कहाँ रहेगा बच्चों? टर्मिनल पे। दिमाग में खाली बैठाना है कि एंड पर रहेगा, चाहे फर्स्ट पर रखो चाहे लास्ट पर रखो, एल्डिहाइड को यहाँ रखना है। कीटोन कभी भी एंड पर हो ही नहीं सकता है। कीटोन जब भी रहेगा तो एंड को छोड़ के बीच में रहेगा। कीटोन जो है वो बीच में रहेगा। मान लो ऐसे ही चेन चल रहा है तो कीटोन ऐसे बीच में, देखो ये कीटोन आ गया ऐसा। लास्ट में कोई बच्चा कहे सर यहाँ पे हम कीटोन लगाएंगे तो कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करना है, तो 2, 3 और 1 4 है, तो इधर कुछ ना कुछ तो यहाँ रखना ही पड़ेगा। तो कम से कम अच्छा कोई बच्चा कहे कि सर हम H रखेंगे तो भैया एल्डिहाइड हो जाएगा। अब कोई कहे कि अब लास्ट उपाय है कि कार्बन ही रख सकते हो, तो जब जब कार्बन रखोगे तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप जो है वो एंड पर नहीं जाएगा, हमेशा बीच में रहेगा। हमेशा कहाँ रहेगा? बीच में। एल्डिहाइड हमेशा कहाँ रहेगा? एंड पर रहेगा। अब आपका कंसेप्ट अभी इतना मैं पकड़ा दिया हूँ कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप बोलिए, ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप बोलिए क्या है? तो एल्डिहाइड है। ग्लूकोज लेवो है कि डेक्स्ट्रो है? तो सर डेक्स्ट्रो है। चलिए काम करते हैं। कितना कार्बन है बच्चों ग्लूकोज में? 6 कार्बन है। अभी शुरुआत क्या करना है, देखिए कैसे कॉन्सेप्ट पे काम करना है। तो सबसे पहले यहाँ CHO लेंगे, यहाँ पे CHO लेंगे, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पहले लिखेंगे तो ये कार्बन गिनती होगा। टोटल कितना कार्बन है? 6 है। लास्ट में ला करके यहाँ एक कार्बन लेना है, 6ठा कार्बन जो है नीचे में यहाँ ही कार्बन यहाँ पर लेना है। और पॉलीहाइड्रोक्सी यानी OH तो इनके साथ रहेगा ही, तो फिक्स है। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है भैया, तो 1 बॉन्ड अगर इधर है और 1 बॉन्ड अगर इधर है तो बाकी 2 बॉन्ड किससे होगा? तो हाइड्रोजन से ही पूरा होता है। तो लास्ट में यहाँ पे याद रहे कि CH2OH लग गया। लास्ट में क्या लग गया है? CH2OH। 1 कार्बन ऊपर है कार्बन नंबर 1, लास्ट कार्बन नीचे है कार्बन नंबर 6। टोटल 6 कार्बन अभी यहाँ पर आ गया है।
अब बाकी जो बीच में है यानी कार्बन नंबर 2 से लेकर के कार्बन नंबर 5 तक, तो अभी ये जो स्ट्रक्चर खींचा गया है, ये स्ट्रक्चर जो है ये फिशर स्ट्रक्चर है। कैसा है ये? फिशर है। फिशर स्ट्रक्चर जो होता है ये 2D रिप्रेजेंटेशन होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। कैसा होता है बच्चों? 2D रिप्रेजेंटेशन किसका होता है? ऑर्गेनिक का। ये 3D रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कैसा है? ये 2D है। तो 2 डायमेंशन में अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर लिखना है तो कौन सा स्ट्रक्चर चलेगा? फिशर चलेगा। फिशर में कुछ नहीं करना है, याद होगा आपको ऐसा वाला हम लोग स्ट्रक्चर खींचते थे और ये बीच वाला कार्बन जो है इसको हम लोग C स्टार कहते थे। क्या कहा जाता था? C स्टार। C स्टार का मतलब कायरल कार्बन। कायरल कार्बन किसे कहते हैं? जिसका चारों ग्रुप अलग रहेगा उस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन। एक आध सवाल ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि फाइंड द C स्टार यानी C स्टार निकालिए। तो C स्टार का मतलब ये चारों ग्रुप जो है, चारों ही जो ग्रुप है ये अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। और चारों ग्रुप डिफरेंट होने के लिए कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए। 3 बॉन्ड पे ही पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि कायरल का डेफिनेशन है कि भैया चारों ग्रुप कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। चलिए फिशर में हम लोग इसको खींचेंगे। तो अभी 2 कार्बन तो यहाँ हो गया है, बाकी कितना कार्बन चाहिए? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए पहले फिशर से ऐसा 4 बार यहाँ पे कट कर देना है, इस तरीके से। ये बॉन्ड हो गया यहाँ पे। यहाँ पे ये सब कार्बन है, ये सब कार्बन है, ऐसा ये कार्बन है ये वाला। अब कुछ नहीं करना है, नंबरिंग एकदम पहले कर देना है। 1 है, ये 6 है, तो ये कार्बन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 हो गया। यहाँ से बायां तरफ हमको H लेते जाना है, बस अपने से पहले H लेते जाना है। हाइड्रोजन क्यों है? बॉन्ड पूरा करने के लिए, क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी तो लेना ही है। OH तो बहुत सारा लेना है, लेते जाओ। तो पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ एल्डिहाइड है, या पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ अगर कीटोन होगा तो इसको तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग बोलेंगे ही बोलेंगे। अभी ऐसा स्ट्रक्चर ये खिंचा गया है ग्लूकोज का। अब एक चीज़ समझ में आना चाहिए, नेचर का जो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। कैसा होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब PPL को मोड़ेगा। और याद रहे PPL को वही मोड़ता है जो कि डिसिमेट्रिक। कैसा होता है बच्चों? डिसिमेट्रिक। डिसिमेट्रिक का मतलब C स्टार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? C स्टार। तो डिसिमेट्रिक। अभी क्या होता है कि कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 को ध्यान से देखना है। 3 और 4 को यहाँ ध्यान से देखना है। OH है, यहाँ OH है, H है, यहाँ H है। अगर मान लो ऐसे कोई लकीर ऐसा दे दिया, मान लो इस सिमेट्री अगर खींच दिया, ऐसा सिमेट्री खींच दिया, डॉट डॉट मार दिया ऐसे, या मान लो मिरर रख दिया, तो ये आधा और ये आधा दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाएगा। और मिरर इमेज है यानी सिमेट्री हो जाएगा, इक्वल हाफ में इधर से बढ़ जाएगा यहाँ से। तो अब इसको डिसिमेट्रिक रखने के लिए, क्योंकि PPL को मोड़ना ज़रूरी है इसको, तो डिसिमेट्रिक रखने के लिए खाली एक काम करना है क्या कि कार्बन नंबर 3 पर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करा देना है। कार्बन नंबर 3 पे कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे है, इसको ऐसे खाली पलट देना है, उल्टा कर देना है। काहे ऐसा करना है? क्योंकि नेचर का ग्लूकोज जो है वो लाइट मोड़ता है। कौन से डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज में, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे OH कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया? H कर दिया। कोई कहा कि ऐसा काहे किया? कहना है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डिसिमेट्रिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिसिमेट्रिक। कितने नंबर कार्बन पे? 3 नंबर कार्बन पे, याद रहे। अब देखो इधर क्या है, नीचे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है लास्ट वाले कार्बन और उसके ऊपर वाला, यानी 5-6 कार्बन, ये 5-6 कार्बन, ये वाला जो दिख रहा है, ये लकीर यहाँ से जो मैंने घेर के रखा है ऐसा, ये वाला। तो यहाँ OH है, यहाँ H है और ये CH2OH है। ऊपर में कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। दोस्तों एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बोला जाता है बच्चों? ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड का जब स्ट्रक्चर खींचेंगे तो उसके निचले वाले कार्बन, माने नीचे का उसका जो अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा कि यहाँ दिखा रहे हैं। किसका अरेंजमेंट है ये? ग्लिसरॉल्डिहाइड का। ग्लिसरॉल्डिहाइड का अरेंजमेंट इसके मैच कर गया, यानी जैसा अरेंजमेंट ये है वैसा अरेंजमेंट ये है, एकदम सेम टू सेम अरेंजमेंट है। किससे? ग्लिसरॉल्डिहाइड से। OH दायां तरफ है तो इसको डी ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं, और OH जब बाएं कर दोगे तो उसको L ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं। तो बच्चों एक चीज़ क्या देख रहे हो कि ये जो स्ट्रक्चर है नीचे वाला ग्लूकोज का, ये किससे मैच कर रहा है? ग्लिसरॉल्डिहाइड से। और ग्लिसरॉल्डिहाइड का ये कौन सा फॉर्म है? तो D फॉर्म है, इसलिए ग्लूकोज के नाम के आगे क्या लगा हुआ है? D। क्या लगा हुआ है? D। अब समझ में आ गया होगा कि D का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं है, लेकिन नेचर का ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये अलग बात है। ये D का मतलब कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो मैच कर रहा है किसके साथ? ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ। और ग्लिसरॉल्डिहाइड के कौन से फॉर्म से मैच कर रहा है? तो कौन से फॉर्म से? D फॉर्म से मैच कर रहा है, इसलिए ग्लूकोज के नाम के आगे क्या लगता है बच्चों? D लगता है।
तो सबसे पहले यहाँ पर नाम के आगे जो है, इनका नाम अगर कोई लिखेगा, मैं इसको इधर मिटा रहा हूँ, तो नाम के आगे नीचे वाला स्ट्रक्चर आप समझ गए हैं कि ग्लिसरॉल्डिहाइड से मैच कर रहा है, तो इनके नाम के आगे जो है सबसे पहले क्या लगेगा, ये डी लगेगा, डी। ये डैश है, डैश माइनस नहीं है, डैश है, और ऐसा ब्रैकेट लेकर के प्लस लेना है। प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, प्लस माने क्या है बच्चों, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो ये प्लस ले लिया यहाँ पे। डी का मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड के डी से मिल रहा है, प्लस का मतलब बोलो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अब यहाँ पर बगल में लगा दिया ग्लूकोज, इसका नाम हो गया डी प्लस ग्लूकोज। क्या पढ़ा जाएगा, डी प्लस ग्लूकोज। जैसे मार्केट से हम लोग ग्लूकोज अगर लेते हैं तो ग्लूकोज जो है ग्लूकॉन डी के नाम से आता है। अब ग्लूकॉन डी में कभी देखा है कि ग्लूकॉन एल दीजिए या ग्लूकॉन एल होता है, ऐसा तो नहीं है। जब भी हम लोग लेते हैं तो ग्लूकॉन डी या ग्लूकोज डी, यानी लास्ट में क्या लगा रहता है, डी। डी का मतलब निचला स्ट्रक्चर जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड के कौन से फॉर्म से मिलता है, डी फॉर्म से। वही ग्लूकोज हम लोग यूज़ करते हैं जो डी वाला फॉर्म होता है, एल ग्लूकोज हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो ये ग्लूकॉन डी कहलाता है। अब देखो यहाँ से, तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में क्या है, यहाँ दिमाग में रखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जो है, यानी ग्लूकोज का दो तरह का स्ट्रक्चर होता है बच्चों। एक कहलाता है ए साइक्लिक, क्या कहलाता है, ए साइक्लिक, और दूसरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं साइक्लिक। दूसरे को क्या बोला जाता है, साइक्लिक। तो ए साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर खींचते हैं फिशर से। किससे खींचते हैं, फिशर से, जो कि सामने ही खींच करके अभी दिखा दिया गया है। और साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है, इसको खींचने के लिए हमको बताया था हावर्थ नाम के साइंटिस्ट ने। किसने बताया था, हावर्थ ने। तो अभी याद रहे, ग्लूकोज का कितने तरह का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज हम लोग चल रहे हैं। ग्लूकोज का कितने तरह का स्ट्रक्चर, दो तरह का। पहला बोलो क्या है, ए साइक्लिक, दूसरा बताओ क्या है, साइक्लिक। ए साइक्लिक जो स्ट्रक्चर है वो किस में लिखाता है, फिशर में। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे लिखाता है, हावर्थ में। अभी हम लोग ए साइक्लिक डील कर रहे हैं, उसके बाद पहुंचेंगे हम लोग साइक्लिक में। चलिए अब इसके आगे का बात करते हैं। देखो ग्लूकोज का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है, एल्डिहाइड है, तो ये एल्डिहाइड हो गया CHO। और जैसे कीटोन है, जैसे फ्रुक्टोज का फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। आपको पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है, ये दोनों के पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एकदम ध्यान में पहले रही, इधर कंसेप्ट वाला बात है अभी, कि एल्डिहाइड और कीटोन के पास कैसा रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चलिए ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इनका जनरल रिएक्शन है एल्डिहाइड और कीटोन का। होता क्या है कि मान लो ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है CHO। हमने समझाया था कि यहाँ डेल्टा माइनस और यहाँ क्या है, डेल्टा प्लस। तो ये कार्बन जो है डेल्टा प्लस है, और इस पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और न्यूक्लियोफाइल चाहे लोन पेयर वाला हो, चाहे कैसा हो, निगेटिव हो। अगर लोन पेयर वाला होगा तो कमज़ोर अटैक होगा, निगेटिव रहेगा तो ज़बरदस्त अटैक करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल का इस पे तो अटैक होना है। ऑक्सीजन यहाँ से वापस लेता है, तो ये बॉन्ड जो है डबल से हो जाता है सिंगल, यानी आगे जाके ये ऐसे हो जाता है सिंगल। हाइड्रोजन है यहाँ पे क्या है, माइनस, न्यूक्लियोफाइल ऐसे जुड़ जाता है इस तरीके। ये कंसेप्ट है कौन से रिएक्शन का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किसका कंसेप्ट है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब सुनो इधर क्या है, अब इसमें क्या होता है कि कार्बन नंबर 5 का ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सब माने हर जगह पे तो ऑक्सीजन था ही यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लोन पेयर ऑक्सीजन पर होता है, क्या होता है, लोन पेयर। ये तो लोन पेयर एकदम फिक्स है कि ऑक्सीजन पर लोन पेयर रहेगा, एकदम पक्का है। कार्बन नंबर 5 पे लोन पेयर रहेगा। अभी तो लास्ट कार्बन है वो तो नीचे रहेगा, उसको तो आपको टच नहीं करना है, ऊपर तो फंक्शनल ग्रुप है। ये है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को ज़रा ऐसे सोचना है, एल्डिहाइड को, आई कार्बन नंबर 5 का जो ऑक्सीजन है ये काम करता है न्यूक्लियोफाइल के जैसा। किसके जैसा, न्यूक्लियोफाइल का। बच्चों NCERT बुक को एकदम खोल करके देखना है, एक एक बात मैं बता रहा हूँ, एक एक टॉपिक का एक एक सिंगल बात डील कर रहे हैं हम लोग कि कैसे क्या होता है, पूरा कंसेप्ट बेस्ड एकदम डील हो रहा है। कार्बन नंबर 5 का जो ऑक्सीजन का न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बन नंबर 1 के कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि जो रिएक्शन यहाँ चलने वाला है वो कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अपना मॉलिक्यूल अपने अटैक कर रहा है, चलो करने दो। तो ये अटैक करेगा ये कार्बन नंबर 1 पे ऐसा।
जैसे ही अटैक करेगा तो देखो क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे जैसे ही कार्बन है ये वाला, डबल बॉन्ड O है, H है, तो ऑक्सीजन वापस लेकर के माइनस हो जाएगा, CH का CH रहेगा, न्यूक्लियोफाइल ये अटैक किया। जैसे ये अटैक कर, क्योंकि अटैक जो हुआ है ये कहाँ से हुआ है, OH के इससे O से, यहाँ से जैसे ही अटैक करेगा तो अटैक करने के बाद जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और ये जब प्लस चार्ज आएगा तो ये देखो ये तोड़ेगा अपना बॉन्ड किससे, हाइड्रोजन से ही तोड़ेगा, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, हमारे न्यूट्रल बनाने के लिए। और यहाँ से रिलीज क्या होगा बताओ तो H+, और H+ यहाँ से भागा यहाँ से पहुँचेगा किसके पास, O- के पास। जैसे O- के पास पहुँचेगा, माइनस को प्लस का इंतज़ार था ही, और ये चेंज कर जाएगा OH में। किस में चेंज कर जाएगा, OH में। अभी समझना है कि जैसे ये अटैक करेगा कार्बन पे, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया कार्बन पे, ऑक्सीजन लेगा वापस, C के साथ देखो डबल बॉन्ड जो O है वो सिंगल हो जाएगा और H का H रहेगा, लेकिन यहाँ जो हाइड्रोजन टूटेगा ये हाइड्रोजन चला जाएगा O के साथ। किसके साथ चला जाएगा, O के साथ, क्या बनाने के लिए, OH। चलिए ठीक है, अब यहाँ से जैसा साइनोहाइड्रीन का कॉन्सेप्ट था बस उसी के जैसा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है बच्चों। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ, अटैक होने के बाद ज़रा देखोगे अब क्या होता है यहाँ पे, ज़रा ये देखोगे। चलिए अब मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। पहले तो ये स्ट्रक्चर अपना ऐसे पहले खींच लिया, जैसा है ये स्ट्रक्चर को पहले खींच लिया ऐसे। नीचे बच्चों यहाँ CH2OH है, कार्बन नंबर 6 है, नंबरिंग एकदम पक्का देना है। कार्बन नंबर 1 को भी छोड़ो, 2 3 4 5 पहले बना लेते हैं, 2 3 4 5 बना लिया। देखो ये कार्बन नंबर 1 पे ये एल्डिहाइड था, अभी जैसा है एकदम सेम टू सेम पहले उतारेंगे, 1 2 3 4 5 6 है। यहाँ OH है, H है, बाकी तो समझ में आ ही रहा है कि कार्बन नंबर 3 पे जो है वो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया गया है, यानी उल्टा किया गया है, जान करके उल्टा किया गया। बाकी OH दायां तरफ रहेगा, H बायां तरफ रहेगा, ये एकदम पक्का है। यहाँ से अटैक हुआ था, जैसे ही अटैक हुआ था तो देखो खाली यहाँ पे समझ में आ जाएगा क्या है, ये कार्बन है यहाँ पे, और एक तो ऐसे H रहेगा H, और एक यहाँ से O तुम्हारा था जो डबल से सिंगल हो गया, O पे माइनस आ गया था। H+ यहाँ से जो टूटेगा वो H+ को ऑक्सीजन पकड़ करके क्या बना लेगा, OH। ये कार्बन नंबर कितना है बच्चों, 1 है। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से हट चुका है, ऑक्सीजन अटैक किया था तो ये ऑक्सीजन और कार्बन में एक नया बॉन्ड बनेगा। इसको ऐसे दिखाते हैं, देखो ये ऑक्सीजन है ऐसा, ये लकीर को ला करके जोड़ते हैं। इस माने इतना बड़ा बॉन्ड नहीं है, ये समझना है कि सर इधर भी एक बॉन्ड है इधर भी, ऐसा कुछ नहीं है। ये माने ऑक्सीजन जुड़ गया है किसके साथ, कार्बन के साथ जुड़ गया है। ये एक ही लकीर है, सिंगल लकीर है। और ये जो मोड़ है इसका मतलब कुछ नहीं है, कार्बन उर्बन कुछ नहीं। बात याद रहे कि ऐसा नहीं कि मोड़ का मतलब कार्बन समझिए, इधर कार्बन उर्बन नहीं है। ऑक्सीजन का एक बॉन्ड नीचे है, एक बॉन्ड कहाँ है, ऊपर। अरे तो पहले से था इसका, ये बॉन्ड तो इसका पहले से है। और एक लोन पेयर दिया है तो ये लकीर जो दिख रहा है, ये जो एरो दिख रहा है, यही एरो एक नया बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड दिखाया गया है कि चल उस तरफ रख के दिखाया है ताकि समझ में आए आसानी से। देखो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। अब इसका ज़रा नाम लिख देते हैं, आओ ज़रा इसका नाम लिखते हैं। तो नाम के आगे पहले क्या लगेगा, डी माने ग्लिसरॉल्डिहाइड का डी फॉर्म से मिल रहा है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो प्लस लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखना है बच्चों, ग्लूकोज। क्या लिखा जाएगा, ग्लूकोज। अब एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, यहाँ से जो ग्लूकोज बन करके तैयार होता है वो दो तरह का, एक अल्फ़ा और एक क्या होता है, बीटा। एक अल्फ़ा और एक क्या होता है, बीटा होता है। अब यहाँ से थोड़ा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, कैसे हम लिखें। तो जो भी नेमिंग होता है वो OH को देख करके होता है। किसको देख करके, OH को देख करके। देखो ये OH है। अब कोई बच्चा सवाल करे कि सर यहाँ पे हम कर सकते थे, हम OH को बायां लिख सकते थे और H को कहाँ लिख सकते थे, दायां। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखे, यही तो दो स्ट्रक्चर बनेगा। माने अगर इस तरीके से अगर कोई बनाना चाहे तो अगला स्ट्रक्चर वो बनाएगा। जैसे कार्बन नंबर 1 अगर कोई लिख रहा है तो यहाँ पर OH कर सकते हैं और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, H कर सकते हैं। और नीचे वाले कार्बन पे तो CH2OH रहेगा। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 6 है, ठीक है ऐसा। आई 2 तो आपका 2 है, यहाँ H है, यहाँ OH है। 3 नंबर कार्बन समझ ही रहे हो, OH है, यहाँ क्या है, H है। आई 4 नंबर कार्बन है, यहाँ H और OH है। 5 नंबर का हाल समझ में आ ही रहा है कि क्या है। इसको थोड़ा सा इधर मिटा रहे हैं। मान लो ये ऑक्सीजन से आकर के ऐसा ही बॉन्ड बना लिया है, ये बॉन्ड हो गया है इस तरीके से, इस तरीके से। अब तुम्हारे हाथ में है, दोनों स्ट्रक्चर है, देखो 2 3 4 5 और 6। नाम पहले इसका कर देते हैं D, यहाँ प्लस है और उसके बाद क्या लिखा गया है, ग्लूकोज लिखा गया है। समझने वाला बात क्या है, स्ट्रक्चर ऐसा बनाओ तब भी ग्लूकोज, ऐसा बनाओ तब भी ग्लूकोज,
ऐसा बनाओ तब भी ग्लूकोज, तीनों ग्लूकोज है। लेकिन इसका जो एक्चुअल फॉर्म है, रियल हकीकत क्या है, ये तो जनरल हम लोग खींच दिया है, ऐसे ही खींच दिया है। रियल फॉर्म ये दोनों है। अब इसमें दोनों माने एक ही, ये वाला और ये वाला दोनों एक ही स्ट्रक्चर है। फ़र्क खाली कितना है, क्या है कि यहाँ OH राइट में है, यहाँ OH कहाँ है, लेफ्ट में है। अगर OH बायां तरफ रहेगा तो नाम के आगे बीटा लगा देना है। नाम के आगे क्या लगाना है, बीटा, बायां और बीटा याद रहे, बी से बायां बी से बीटा याद रहे। OH अगर OH से नेमिंग होता है, अब देखो दो पार्ट में ही बढ़ गया है, एक अल्फा और एक क्या हो जाएगा, बीटा। समझ चुके हो बात को। अगर OH बायां तरफ रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे, बीटा, और OH अगर दायां रहेगा तो इसको बोल देंगे अल्फा। क्या बोल दिया जाएगा, अल्फा। ठीक है, यानी ग्लूकोज जो है दो तरह का ग्लूकोज हो गया बच्चों। कौन कौन हो गया, एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज है और दूसरा क्या है, बीटा डी ग्लूकोज है। अब अल्फ़ा और बीटा नेमिंग कैसे रखना है समझ में आ रहा है। अगर OH बायां रहेगा तो उसे बीटा बोलना है, अगर OH दायां रहेगा तो उसे अल्फ़ा बोलना है। नाम तो समझ में आ ही गया होगा, एक अल्फ़ा डी और एक क्या है, बीटा डी। स्क्रीनशॉट इसका ले लोगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अभी आगे आपको इसका रिंग स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों अब ज़रा देखो अभी मेन चीज़ क्या है। अभी देखो इधर जैसे ही CHO है, कार्बन नंबर 2 को देखो, इसका 4 ग्रुप ज़रा ध्यान से देखना है। एक ग्रुप, दो ग्रुप, एक ग्रुप ऊपर है 3 और ये पूरा नीचे वाला क्या है 4। ये एक C* है, ये एक C* है, ये C*, ये C* है। तो टोटल इस स्ट्रक्चर में C* कितना है, 4 है। टोटल कितना है, 4। ऑब्जेक्टिव का ज़रूरी बात। अब तुमसे सवाल क्या पूछेगा, कहेगा कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज में बताओ कितने कायरल कार्बन है। पहले कितना कायरल कार्बन था ज़रा ये बताओ। सर 4 कायरल कार्बन था। जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से अटैक हुआ तो देखो ये एल्डिहाइड है, और याद रहे एल्डिहाइड कभी भी कायरल नहीं हो सकता था, क्योंकि कायरल होने के लिए कार्बन का 4 बॉन्ड चाहिए और चारों सिंगल होना चाहिए। चारों क्या होना चाहिए, सिंगल। ये डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, और कायरल कार्बन ऑलवेज sp3 होता है, ये बात याद रहे। यानी C* जब भी दिखेगा तो किस पे दिखेगा, sp3 पे। sp2 पे कोई C* नज़र नहीं आएगा, यानी होता ही नहीं है, काट देना है। लेकिन जैसे ही अटैक हुआ था इस पे तो ये कार्बन का देखो चारों बॉन्ड सिंगल हो चुका है। ये सिंगल, यहाँ सिंगल, ये सिंगल और ये नीचे सिंगल। तो टोटल ये एक नया C* बोलो बना है कि नहीं बना है। कार्बन नंबर 1 जो है, ये कार्बन नंबर 1 जो है, ये नया एक क्या बन गया है, C* बना है। पहले से कितना था, 4 था, अभी एक नया बना है। तो टोटल जो C* है इसमें, टोटल जो C* है, ये टोटल C* 5 है। अल्फ़ा डी ग्लूकोज में टोटल C* कितना है, 5 है। तो बीटा डी ग्लूकोज और अल्फ़ा डी ग्लूकोज एक ही चीज़ तो है, खाली बस इधर से इधर किया गया है। तो इसमें भी C* कितना है, 5 है। एकदम याद रहे, ऑब्जेक्टिव में कोई पूछेगा कि अल्फ़ा डी ग्लूकोज में C* बताओ तो 5 जवाब देना है, और बीटा डी ग्लूकोज में C* बताओ तो कितना जवाब देना है, 5 जवाब देना है। ठीक है बच्चों, तो अभी इसको आप अपना सेट कर लो कि C* कितना कितना होता है। ये स्ट्रक्चर हो गया। कैसा स्ट्रक्चर था, साइक्लिक कि एसाइक्लिक। तो ये जो स्ट्रक्चर था ये कैसा था, एसाइक्लिक। अच्छा, ये हावर्थ में है कि फिशर में है, फिशर में है। 3D है कि 2D है, 2D है। बाकी सारा कंसेप्ट समझा दिया है। ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO होता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे किस पे, साइक्लिक पे। ठीक है, मैं इधर बीच वाला स्ट्रक्चर जो है इसको मिटा रहा हूँ, साइक्लिक स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। कुछ नहीं है, बीच वाला एक स्ट्रक्चर खाली प्रैक्टिस करके जाना है, बाकी सब स्ट्रक्चर जो है ऐसे ही अपने अपने खींचा जाएगा बच्चों। और पूरा फुल्ली कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, कहीं रटने उठने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद पहले हेडिंग लगा लो। इन स्ट्रक्चर को मैंने रहने दिया है क्योंकि इन्हीं से अभी काम होने वाला है। अभी हेडिंग दे दो कि हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला, हेडिंग लगा दिया जाए, हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है। तो सबसे पहला बात क्या है कि हावर्थ जो काम आएगा इस साइक्लिक स्ट्रक्चर खींचने में काम आएगा। क्या खींचने में काम आएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर खींचने में बच्चों काम आएगा। चलिए, हावर्थ स्ट्रक्चर है। हावर्थ ने 2 तरह का स्ट्रक्चर यूज़ किया था। कौन कौन है ज़रा उसको देख लेते हैं। एक तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर है, ऐसा वाला, यहाँ ऑक्सीजन है, और एक ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीजन है। इसको बोलते हैं पाइरेन। क्या बोला जाता है बच्चों, ये सब रट उठ के नहीं जाना है, बस अभी समझना है क्या है। और इसको बोलते हैं फ्यूरेन। क्या बोला जाता है, फ्यूरेन। हावर्थ ने कहा था कि ग्लूकोज में टोटल 6 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं, 6।
कार्बन को छोड़ करके अगर बात करें तो 6 मेंबर हो गए, माने 6 कार्बन है तो 6 मेंबर हो गया। तो इस रिंग में अगर देखोगे तो 1 2, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ 3 4 5 6 है, टोटल 6 मेंबर है। और इसमें कितना है, 5 मेंबर है, ठीक है। तो 6 मेंबर है यहाँ किसके अंदर, पाइरेन के अंदर। तो इसने कहा था हावर्थ ने कि ग्लूकोज को पाइरेन के जैसा खींचना है और फ्रुक्टोज को फ्यूरेन के जैसा खींचना है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, नामुम याद रखना है। F से फ्रुक्टोज, F से फ्यूरेन याद रहेगा। पूछेगा कि बताओ फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर किससे मैच करता है, क्या जवाब देकर के आओगे, फ्यूरेन से। ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर किससे मैच करता है, जवाब दे देना है किससे, पाइरेन से। आइए ज़रा इस पे बात करते हैं हावर्थ का। पहले इसे आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो। एक पाइरेन है, फ्यूरेन है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं यहाँ से आगे। समझ में आ गया है बात कि ग्लूकोज जो है वो किसके जैसा खिंचाएगा, पाइरेन के जैसा, और फ्रुक्टोज किसके जैसा, फ्यूरेन के जैसा। चलो इसको रहने दो। हावर्थ कहाँ काम आता है बताओ, ए साइक्लिक में कि साइक्लिक में, तो साइक्लिक में आता है, याद रहिए हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला। अभी मैं कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बिल्कुल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, एकदम याद रहे, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि कैसे रिंग में स्ट्रक्चर आपको खींचना है। तो देखो बच्चों, कुछ कॉन्सेप्ट वाली बात। ओ माने ऑक्सीजन, ओ माने क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हमेशा अपर राइट हैंड कॉर्नर में लिखना है, ठीक है, अपर राइट हैंड कॉर्नर में। राइट हैंड समझ में आता है, राइट हैंड है, जैसे मान लो कॉर्नर है, जैसे कॉर्नर है, कोना, कोना, कॉर्नर माने क्या होता है, कोना। एज माने किनारा होता है, कॉर्नर माने कोना होता है, इकोना है, इकोना है। तो ऑक्सीजन को राइट हैंड, जैसे लेफ्ट हैंड कॉर्नर है, राइट हैंड कॉर्नर है, ऑक्सीजन को हमेशा राइट हैंड कॉर्नर पे लिखना है, जैसे राइट हैंड कॉर्नर पे लिखा गया, ठीक, छोटा सा भी बात है, ऑक्सीजन को राइट हैंड कॉर्नर पे। अब फीसर को हमको बदलना है हावर्थ में। तो अभी याद रखना है कि एक तरफ अपना स्ट्रक्चर फीसर है और एक तरफ स्ट्रक्चर जो है वो हावर्थ है। एक तरफ फीसर और एक तरफ क्या है, हावर्थ है। ये ए साइक्लिक में मदद करता है और ये किस में, साइक्लिक में मदद करता है। याद रहे, अब करना क्या है, खाली देखो यार, फीसर में जो ग्रुप राइट में रहेगा, कहाँ रहेगा, राइट में। राइट माने दायां, देखो ये दायां वाला ग्रुप है, ये दायां वाला, राइट वाला ग्रुप है। चलिए ठीक है, राइट वाला ग्रुप है, उसको हावर्थ में हमेशा डाउन यानी नीचे लिखना है। दायां डाउन, दायां डाउन यानी राइट डाउन। ये जो राइट वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट वाला, इसको डाउन ऐसे झुका, डाउन दायां, ठीक, याद रखना है। फीसर में जो राइट है, फीसर में कैसा है, अच्छा कभी भी अगर रिंग स्ट्रक्चर मान लो ग्लूकोज का है तो डायरेक्ट रिंग स्ट्रक्चर नहीं खींचना है, सबसे पहले फीसर वाला मेन स्ट्रक्चर वो बीच वाला खींचना है। बीच वाले से अल्फा बीटा तो निकाल ही लोगे अपने से। अल्फा बीटा जब निकाल लोगे तो उसके बाद क्या करना है कि फीसर में जो राइट में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको हावर्थ में कर देना है डाउन। मैं बताऊंगा कैसे करना है अभी। और फीसर में जो लेफ्ट है यानी बायां है, मानी इस तरफ जो दिख रहा है बायां वाला, इस तरफ, तो अगर राइट डाउन में जाएगा तो लेफ्ट कहाँ जाएगा, अप में जाएगा। एकदम माने पक्का हो गया कि अगर राइट डाउन में तो लेफ्ट कहाँ जाएगा, अप में। तो याद रहे, ऑक्सीजन कहाँ लिखोगे, अपर राइट हैंड कॉर्नर में। फीसर में जो ग्रुप राइट में रहेगा, हावर्थ में कहाँ रहेगा, डाउन में। फीसर में जो ग्रुप लेफ्ट में रहेगा, हावर्थ में कहाँ रहेगा, अप में। ये बात तो अभी याद रहा। अब यहाँ से याद रखना है कि CH2OH जो है ये ऑलवेज हमेशा ऑलवेज रिटेन अपवर्ड यानी हमेशा ऊपर लिखाएगा। हमेशा कहाँ लिखाएगा बच्चों, ऊपर लिखाएगा। अब कोई बच्चा सवाल करे कि सर ऊपर काहे लिखाएगा, अभी एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ जो न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक, इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है कि अगर न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक हुआ था वो कार्बन नंबर, याद रहे, कार्बन नंबर 5 से कार्बन नंबर 1 पर हुआ था। देखो कार्बन नंबर 6 बाहर है, कार्बन नंबर 6 बाहर है, जो भी हुआ है वो कार्बन नंबर 5 और किसके बीच में, 1 के बीच में। तो ये कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 1 ये जो चीज़ है ये रिंग के अंदर आ जाता है। किसके अंदर आ जाता है, रिंग के अंदर। और छठा कार्बन रिंग से बाहर, काहे बाहर यहाँ दिखा दिया गया है, क्योंकि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अटैक हुआ था वो अटैक 5 नंबर कार्बन से किस में हुआ था, 1 नंबर कार्बन में। छठा वाला बाहर हो गया, रिंग से कहाँ चला जाएगा, बाहर। यहाँ देखो ये चेन से भी नीचे है, एकदम बाहर है, नीचे में है, नीचे में है। तो ऑक्सीजन कहाँ लिखना है, अपर राइट हैंड कॉर्नर में। फीसर में जो राइट रहेगा, हावर्थ में कैसा रहेगा, डाउन यानी नीचे रहेगा। फीसर में जो लेफ्ट रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, अप रहेगा। दायां डाउन याद रखना है, बस एक बात, दायां डाउन नीचे, उसके बाद सारा स्ट्रक्चर जो है वो खींच लोगे। अब देखो ज़रा, अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर खींचते हैं।
तो स्ट्रक्चर किसका किसका खींचना है ये समझ में आना चाहिए। तो एक स्ट्रक्चर हमको खींचना है अल्फा डी ग्लूकोज का और दूसरा स्ट्रक्चर हमको खींचना है बीटा डी ग्लूकोज का। ये दोनों स्ट्रक्चर हम लोग को खींचना है। किस में खींचना है भैया? तो हावर्थ में खींचना है। हावर्थ कैसा होता है? फिशर में कि साइक्लिक है? तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। आओ ज़रा पहले खींच लेते हैं। तो पहले तो ऐसा एक साइकिल बना लेना है इस तरीके से, माने पाइरेन के जैसा। किसके जैसा? पाइरेन के जैसे। ऐसा खींच दिया है। सबसे पहले ऑक्सीजन को अपर राइट हैंड कॉर्नर में यहाँ पे डाल देना है। ऑक्सीजन को लो, ऑक्सीजन को यहाँ पे रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? याद करो, 2 बॉन्ड बनाता है। चलो 2 बॉन्ड इसका ख़त्म। अब यहाँ जहाँ जहाँ मोड़ है वहाँ वहाँ कार्बन है। जहाँ जहाँ मोड़ है बच्चों वहाँ वहाँ क्या है? कार्बन है। कार्बन का कितना बॉन्ड होता है? अरे कितना बॉन्ड होता है? 4 बॉन्ड होता है। ये कार्बन देखो कितना बनाया है? 2 बॉन्ड बनाया है। 2 बॉन्ड बच्चों ऐसे 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 इतना खींच देना है, ऐसे 2 बॉन्ड और ऐड हो गया। टोटल इस कार्बन का कितना हो गया? 4। अभी इसका भी 2 बॉन्ड है तो 2 ऐसे ऐड कर देना है, डरना नहीं है। 4 बॉन्ड यहाँ भी कर दो, 4 बॉन्ड यहाँ भी 4 बॉन्ड, यहाँ भी 4 बॉन्ड है, हो गया। अब यहाँ से नंबरिंग एकदम राइट से करना है। कहाँ से करना है? राइट से, यहाँ से इस पॉइंट से करना है। तो कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये कैसा है? 5 है। याद करो, देखो एक चीज़, बड़ा ज़रूरी चीज़ क्या दिखा रहे हैं कि 5 से लेकर के 1 तक एक रिंग में आ जाएगा, एक साथ आ जाएगा। और रिंग जो है कनेक्ट किससे होगा? ऑक्सीजन से। याद रहे एकदम, देखो ध्यान से क्या है कि ऑक्सीजन जो कनेक्ट कर रहा है वो 5 और किसको? 1 को, यानी 5 नंबर कार्बन और 1 नंबर कार्बन को कौन जोड़े हुए है? ऑक्सीजन। तो ध्यान से देखो, 1 नंबर कार्बन, अब 5 नंबर कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। छठा कार्बन रिंग से बाहर। छठा कहाँ? रिंग से बाहर चला गया। कर दो इसको रिंग से बाहर, CH2OH है, छठा हो गया। क्यों? क्योंकि 1 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन को किससे जोड़ना था? ऑक्सीजन से। यही तो खेल था, यही तो कॉन्सेप्ट था कि हमको किससे जोड़ना था? ऑक्सीजन से जोड़ना था। आइए अब देखो क्या करना। अब 1 नंबर कार्बन से शुरू करो, यहाँ से 1 नंबर से। फिशर में जो दायां है हावर्थ में डाउन रहेगा। तो यहाँ OH है, यहाँ H है। ग्रुप का बात हो रहा है, ये सब हटाओ, स्टार स्टार ये सब। एक OH है और एक क्या है? H। ये ग्रुप है, सीधा लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो ये OH है, ये H है। तो जो दायां है वो डाउन है, तो दायां उसको डाउन, डाउन मानी नीचे है, डाउन है ये अप है। तो यहाँ OH कर दिया, यहाँ H कर दिया। कार्बन नंबर 2 पे आओ, यहाँ OH है, यहाँ H है। और दिमाग में एक बार बैठ गया है कि 3 नंबर कार्बन में क्या करना है। देखो H दायां तरफ है तो H यहाँ नीचे है, OH कहाँ रहेगा? ऊपर। अब उसके बाद 4 नंबर पे आ जाओ तो OH नीचे है और H कहाँ है? ऊपर। छठा बाहर है। 5 देखो तो 5 का 1 तो ऑक्सीजन से कनेक्ट है, 5 पे एक चीज़ बच रहा है, कौन? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन यहाँ लटक जाएगा, ऐसा नीचे रहेगा ऐसा। ये रिंग स्ट्रक्चर किसके लिए? अल्फ़ा डी ग्लूकोज की बीटा डी ग्लूकोज? अल्फ़ा डी ग्लूकोज के लिए। तो बच्चों रिंग स्ट्रक्चर हो गया अल्फ़ा डी ग्लूकोज का। किसका हो गया? अल्फ़ा डी ग्लूकोज का। ठीक है। अब मान लो बीटा डी ग्लूकोज खींचना है तो सबसे पहले हम लोग वही काम करेंगे कि पहले 6 मेंबर का एक रिंग इस तरीके से पहले खींच लिया जाएगा। ऑक्सीजन को अपर राइट हैंड कॉर्नर में लगाना है। बॉन्ड अपना 4 बॉन्ड पूरा कर देना है कार्बन का। कुछ करना नहीं है, खाली तुम माने बच्चा पता चल गया है कि कार्बन नंबर 1 पे खाली ग्रुप जो है वो क्या हो गया है? चेंज हो गया है। कर देंगे उसको चेंज। तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। छठा तो रिंग से बाहर है। देखो ये CH2OH जो है ये रिंग से कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे CH2OH लगा दो। 5 नंबर पे पता है कि H बच रहा है, बचने दो उसको। आओ ज़रा 1 नंबर पे, यहाँ पे 1 नंबर पे आओ। H दायां है, OH बायां है। दायां हमेशा नीचे, बायां हमेशा ऊपर। फिशर ने है बच्चों, ये फिशर है। राइट वाला हमेशा दायां वाला नीचे, H नीचे। तो 1 में H नीचे, OH कहाँ है? ऊपर। खाली चेंज हुआ है बस कंसेप्ट के हिसाब से। यहाँ से जो नाम जो है दायां बायां वो किससे चलता है? OH से। OH बायां तो बीटा और OH दायां है तो अल्फ़ा हो जाएगा। 2 पे आओ। ये OH है तो OH नीचे रहेगा और H ऊपर रहेगा। यहाँ H है तो यहाँ क्या है? OH है। 4 नंबर पे आओ तो इधर OH है, इधर H है, तो यहाँ OH कर दिया, यहाँ H है। तो ये जो ग्लूकोज बना है ये कैसा ग्लूकोज बना है? तो ये बीटा डी ग्लूकोज है। कैसा है बच्चों? ये बीटा डी। तो ये बीटा डी ग्लूकोज जो है ये बन गया, यहाँ से बन करके रेडी है। तो एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज है और दूसरा क्या है? बीटा डी ग्लूकोज है। कहाँ चेंज दिख रहा है? तो कॉन्फ़िगरेशन नंबर 1 पे तुमको चेंज दिख रहा है। तो एक का OH दायां था तो डाउन चला गया और एक में H दायां था तो H कहाँ चला गया? डाउन चला गया। तो ये हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया किसके किसके लिए?
अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो नेचर का जो ग्लूकोज है वो कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, प्लस साइन भी यहाँ पर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बात को आप समझ गए हो। स्क्रीनशॉट इसका ले लो। तो मेन स्ट्रक्चर आपको समझ में आया कि हमको बीच वाला पहले खींचना है, फिशर वाला, उससे अल्फ़ा निकाल लेना है, उससे बीटा निकालना है, और इसी स्ट्रक्चर से जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो कौन सा होता है, रिंग स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला या हावर्थ रिप्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। और जो ग्लूकोज तैयार हुआ है ये फ्यूरेन के जैसा या पायरेन के जैसा, तो ये पायरेन के जैसा तैयार हुआ है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो बच्चों, ग्लूकोज तो हो गया है, कार्बोहाइड्रेट इधर हम लोग डील कर रहे थे। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फ्रुक्टोज के बारे में, यानी नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग चलेंगे तो फ्रुक्टोज के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो बात हो गया है ये ग्लूकोज का। अब जैसा कि मैंने बताया कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्रुक्टोज से आगे बढ़ेंगे, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सारा का सारा चर्चा होगा। तो एक काम करना है कि सारा का सारा स्क्रीनशॉट ले चुके हो, एक बार वीडियो को अच्छे से आपने देख लिया है, देखने के बाद इसे नोट डाउन करने की कोशिश करना है, यानी बढ़िया से नोट करना है और सही से नोट्स एक बार सिर्फ बनाना है। एग्ज़ाम भी आपका नज़दीक है तो सारा का सारा बात हो जाएगा, सब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, क्योंकि अभी अभी पढ़ा हुआ है। और एक एक चीज़ इधर से पढ़ के जाना है, क्योंकि स्कोरिंग हो जाता है, काफ़ी स्कोर आ जाता है यहाँ से तीनों चैप्टर से, तो बिल्कुल अच्छे से करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद बच्चों।